तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू पॉडकास्ट। तो आज का जो पॉडकास्ट है ना, वो बहुत ही डिफरेंट होने वाला है, जिसमें हमारे साथ में हैं मिस्टर दीपक एंड शुभांकर डे जी। इनको आप जानते हैं, बाय प्रोफेशन फोटोग्राफर हैं, और जो दीपक शर्मा जी हैं वो हैं बाय प्रोफेशन टीचर। तो हमेशा हम क्या देखते हैं, जो टीचर होता है उसके पास जो ज्ञान है वो एक अलग तरीके का होता है। तो उसी ज्ञान में से हमने सोचा कि कुछ और अच्छे और नए फैक्ट्स आपको बताए जाएं। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही अलग तरीके के एक्ट की बात करने वाले हैं, जो कि है वक्फ एक्ट। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। तो Thank you, आप क्या समझते हैं वक्फ बोर्ड से, कि क्या है ये, कैसे इसको आप बताएंगे हमें? देखो, बेसिकली पार्टीशन के टाइम पे जो मुसलमान भारत से पाकिस्तान चले गए थे, उनकी ज़मीन भारत सरकार ने वक्फ बोर्ड को दे दी थी। ये बात 1954 की है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं वक्फ बोर्ड एग्जिस्टेंस में आया 1954 में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, इसको जो पावर्स दी गई हैं वो 1995 में दी गई हैं। 1995? अच्छा, हाँ। मतलब 1995 में तो गवर्नमेंट उस टाइम पे क्या कांग्रेस गवर्नमेंट थी शायद? कांग्रेस की ही दी हुई हैं ये पावर्स, 1954 में भी और 1995 में भी। क्या क्या पावर्स हैं ये, किस तरीके की पावर्स हैं, उनके बारे में थोड़ा डिटेल में कुछ? देखो, बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि 77% दिल्ली वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे है। 77%। सेंट्रल विस्टास, हाई कोर्ट, सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स मोस्टली वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे हैं। आनंद रंगनाथन सर ने अपनी किताब हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र में बहुत अच्छे से बताया है कि एक इंडियन की लाइफ में 3 चीज़ें फिक्स हैं: डेथ, टैक्सेस और जाने अनजाने वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर सुबह में आंखें खुलना। तो ऐसा क्या पावर्स उसको दे दिए हैं उन्होंने कि जो इतना जो डीप लाइंस उन्होंने ऐसे लिखे? देखो, उसकी एक पावर मैं आपको बताता हूँ। आपकी ज़मीन है, ठीक है। वक्फ बोर्ड ने कह दिया मेरी ज़मीन है। पहली बात तो ये कि आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते उसके खिलाफ। ओके। इनके अपने ट्रिब्यूनल में सुनवाई होती है। इंटरेस्टिंग बात ये है, वक्फ बोर्ड ने अगर आपकी ज़मीन के लिए कह दिया कि ये मेरी है, तो वक्फ बोर्ड को साबित नहीं करना कि ज़मीन उसकी है। आप साबित करोगे ज़मीन वक्फ बोर्ड की नहीं है। ओके। तो मतलब इसमें तो सामने, मतलब जो नॉर्मल लोग हैं वही फंस रहे हैं इसमें, तो कोई भाई आपका हारना तय है। आप अगर इनकी ट्रिब्यूनल में जाके इनसे लड़ोगे, मैं आपके घर पे जाके आपसे लड़ता हूँ, कैसे जीत जाऊंगा मैं आपसे? नहीं तो एक बात बताओ, जैसे ये एक्ट ले आए ये लोग, ठीक है, इस एक्ट को लाने के टाइम पे किसी ने विरोध नहीं किया? किसी ने ये नहीं समझा कि ये बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी है किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, दूसरे सेगमेंट को ज़्यादा पावर दिया जा रहा है, फर्स्ट सेगमेंट को ज़्यादा पावर नहीं दिया जा रहा, या एकदम नाइंसाफ़ी कर रहे हैं? ऐसा नहीं लग रहा है आपको? देश में किसी को विश्वास ही नहीं है कि ऐसा कोई एक्ट भी है। आप किसी कॉमन मैन को बताओगे कि एक ऐसा एक्ट भी है जो पर्टिकुलर कम्युनिटी को इतनी पावर्स देता है, एक बोर्ड को इतनी पावर देता है। देखो, एक लोकतंत्र में इस तरह का बोर्ड एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, कोई जगह नहीं है उसकी। लेकिन आप किसी कॉमन मैन को बताओगे कि भाई ऐसा भी कोई एक्ट है, वो विश्वास ही नहीं करेगा। और जब विश्वास नहीं करेगा तो विरोध कौन करेगा? इतनी सफाई से इसको लेकर आए हैं ना ये लोग कि इन लोगों ने पता ही नहीं चलने दिया। जब लोगों की जमीनें जब्त हुई हैं तब जाके उन्हें पता चला है कि ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट करता है, दुनिया में ऐसा कुछ भी है, देश में ऐसा कुछ भी चल रहा है। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? जो इक्वल राइट्स है उसका क्या मतलब होता है? बिल्कुल वायलेट करता है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के कई आर्टिकल्स को वायलेट कर रहा है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 आप पढ़ेंगे या हमारी ऑडियंस पढ़ेगी आर्टिकल्स के बारे में, तो वो समझ जाएंगे कैसे वायलेशन हो रहा है उनका। नहीं, मगर ऑडियंस के सामने तो टाइम ही नहीं है, उनके पास कोई टाइम नहीं है। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम देख लें और 2-4 न्यूज़ चैनल देख लें जिसपे ये इनकी डिटेल में। एक्चुअल में भैया ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम का है ही नहीं, ये तो सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट हिंदूज का मुद्दा है। ऑब्वियसली भाई मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपने बच्चे को हिंदू मुस्लिम मत सिखाओ, लेकिन एटलीस्ट ये तो बताओ कि भाई हम हिंदूज के साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हिंदू मुस्लिम करके, जातिवाद करके तो किसी का कोई फायदा नहीं होना, लेकिन एटलीस्ट अपने राइट्स तो सबको पता होने चाहिए। हमारे बच्चों को पता तो होना चाहिए कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन किया है, किस गवर्नमेंट ने किया है, किस पार्टी ने किया है, पता तो होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जिंदगी भर ऐसी पार्टी को वोट ही मत दो आप। बिल्कुल ऑब्वियसली। लेकिन जो ये वक्फ बोर्ड है, मैंने तो अभी तक, मतलब आज से पहले जब से मैंने आपसे बातचीत हुई तो मैंने जाना, पता लगा मुझे, मैंने तो और किसी न्यूज़ चैनल पे इसको चलते हुए ही नहीं देखा। भाई ये हमारे लॉयर्स तक को नहीं पढ़ाया जाता, उनके सिलेबस में नहीं है। पढ़ा देंगे तो इसका तोड़ निकल जाएगा, चीज़ें बाहर आएंगी। नहीं तो ये किस तरीके का एक्ट हुआ जिस लॉयर्स को नहीं पढ़ाया जा रहा? नहीं तो आप एक बात बताओ, तो एजुकेशन सिस्टम कर क्या रही है?
बिल्कुल, कि कोई भी एक एक्ट है जो किसी को ना बताया जा रहा है ना पढ़ाया जा रहा है, बस वो है और उसके पास इतनी पावर्स हैं कि वो किसी की भी जमीन पे जाके एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं आप लोगों को, आप विश्वास नहीं करोगे। अंबानी इसके बारे में सब जानते हैं, उनका घर मुंबई एंटीला सब जानते हैं भाई, वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन पे है। क्या बात कर रहे हो? आप गूगल कर लेना, आप पढ़ लेना इस चीज के बारे में। मैं आपको बता दूं, इंडियन आर्मी और रेलवेज के बाद अगर देश में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसी के पास है तो भाई वक्फ बोर्ड के पास है। नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस के पास है। आप कांग्रेस, हाँ वक्फ बोर्ड कांग्रेस का ही है। ये जो एक्ट है ये तो कांग्रेस नहीं दी है, तो कांग्रेस के पास ही हुआ ना। नहीं तो पिछले 15 साल से तो बीजेपी भी है, वो क्या कर रही है फिर? भाई समस्या तो यही है कि जिस चीज के लिए लेकर आए हैं वो काम नहीं हो रहे हैं, जिस चीज के लिए लेकर आए हैं वो काम नहीं हो रहे हैं। मैं आपको एक बिल बताता हूँ, 2011 में कांग्रेस ला रही थी, एकदम एंटी हिंदू बिल है। ना आप विश्वास करेंगे ना शायद हमारी ऑडियंस विश्वास करेगी कि ऐसा कुछ आ सकता है देश में। कम्युनल वायलेंस बिल आ रहा था कि देश में कहीं भी दंगा होगा तो जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज़ हैं और SC ST वाले हैं, वो सिर्फ विक्टिम माने जाएंगे और अपराधी सिर्फ मेजोरिटी, मतलब मेजोरिटी कौन है देश में, हिंदूज, ये माने जाएंगे। इवन ये लगा लो आपकी रेप जैसे घिनौने केस में भी अपराधी सिर्फ किसको माना जाएगा, मेजोरिटी को। अल्पसंख्यक और SC STs को अपराधी नहीं माना जाएगा, वो सिर्फ विक्टिम माने जाएंगे। ये तो ऐसा होगा कि एक तरफा मतलब बाग बंद करके कि भाई किसी को बोल दे तू विक्टिम है और तेरे को सारी सजा भुगतनी है, ऐसा हो गया तो पूरा। आप सोचो ये एक्ट अगर ये बिल पास हो जाता क्या हालत होती हिंदूज की। देश इतना बड़ा है और हमारे यहाँ तो दंगे होते ही रहते हैं कहीं ना कहीं, कहीं छोटे स्तर पर कहीं बड़े स्तर पर। बिल्कुल, क्या हालत होती है हिंदूज की। नहीं तो इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कर रही है? देखो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस भी इन लोगों ने बदले हैं। आप एक बहुत ही फेमस केस है 10 साहबानो केस, ठीक है। साहबानो थी, उन्हें लगभग शायद 50 से 60 साल के आसपास उनकी उम्र होगी, तो उनके हस्बैंड ने तलाक दे दिया था। आपको भी पता है कि मुस्लिम कम्युनिटी में तलाक कैसे हो जाता है, 3 बार तलाक बोल दिया, तलाक हो गया। कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ये जो तलाक है एक इद्दत का पीरियड होता है, तलाक और मतलब तलाक जो होता है इनका, उसमें एक इद्दत का पीरियड होता है कि दूसरी जगह शादी, मतलब इस तरीके का कुछ होता है कि उस इद्दत के पीरियड तक ही हस्बैंड जो है वो वाइफ का खर्चा उठाएगा। तो मतलब ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चलते। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला साहबानों के पक्ष में सुना दिया था कि भाई इनके हस्बैंड को इन्हें इनका खर्चा देना पड़ेगा। राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला पलट दिया था। क्या फायदा है ये सब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, सारे लॉ बनाने का, क्या चीजें, ये तो सब जीरो है। तो मुद्दा ये है कि अपने तरीके से डाइवर्ट करने वाली चीजें हैं। तो हम हमारे जनरेशन को क्या दे के जा रहे हैं, हम हमारे नेक्स्ट जनरेशन को क्या देंगे। अभी तो मतलब मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गई कि भाई जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन आने वाले हैं उनको मिलेगा क्या, हम क्या छोड़ के जा रहे हैं उनके लिए। 2014 में कांग्रेस की सरकार गई थी, गवर्नमेंट ने बहुत सारी प्राइम प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड से वापस ले ली थी। 2014 में कांग्रेस ने जाते जाते 123 प्राइम प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड को वापस दी थी। ऑन रिकॉर्ड है ये सारी चीजें, प्रूफ के साथ। हाँ ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें। मतलब आप ये कह रहे हो कि 2014 में जब कांग्रेस की सरकार गई, जाते जाते भी उन्होंने 123 प्रॉपर्टी जो है, प्राइम प्रॉपर्टीज, सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, ऐसे नहीं है मेरा तुम्हारा खेत पड़ा हुआ है, कोई प्राइम प्रॉपर्टीज देश की, मोस्टली दिल्ली में, और फिर उसको वापस लिया गया है, वक्फ बोर्ड को वापस दिया गया है, दे दिया है। और फिर वापस भी लिया बीजेपी गवर्नमेंट ने। नहीं, मतलब जाते जाते अपना मुस्लिम प्रेम दिखा दिया, बीजेपी गवर्नमेंट ने उन्हें वापस नहीं लिया अभी तक नहीं लिया। ऐसा क्या कर रहे हैं वो लोग भी कि मतलब क्या बीजेपी सरकार का भी इस वक्फ बोर्ड पे कोई वो नहीं है, देख नहीं रही है या कुछ। वक्फ एक्ट का सेक्शन 40 है, एक सेक्शन 40 क्या कहता है कि इनका ही ऑफिसर सर्वे करने आएगा कि जिस जमीन को इन्होंने क्लेम किया है कि ये वक्फ बोर्ड की है, इनका खुद का ऑफिसर आता है उसको सर्वे करने। खुद का ऑफिसर सर्वे करने आ रहा है, वो कैसे कह देगा कि वक्फ बोर्ड की नहीं है जमीन। बिल्कुल सही बात है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ऑफिसर सर्वे करने आता है उसका खर्चा गवर्नमेंट उठाती है, हमारे तुम्हारे दिए हुए टैक्स से। ये तो बहुत बढ़िया चीज हो गई है। तभी तो टैक्स की चोरी होती है।
तभी टैक्स की चोरी होती है। नहीं तो गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को देख नहीं रही है कि हम किस चीज़ का खर्चा उठा रहे हैं। नहीं तो इतने लोग हैं इस दुनिया में, इस दिल्ली एनसीआर में भी इतने लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी इंफॉर्मेशन रखने वाले लोग, ये लोग कभी भी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ ऐसा बोलते नहीं है कि तुम क्यों नहीं कर रहे हो। ऐसे बहुत लोग हैं जो खुल के बात करते हैं। मैं आपको नाम कोट करता हूँ, आनंद रंगनाथन सर हैं, साफ साफ बोलते हैं इन बातों में। दीपक देसाई लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट में और ऑथर भी हैं और बहुत ज़्यादा नॉलेज है उन्हें इन चीज़ों के बारे में। ये लोग सीधा सीधा कोट करते हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ सर हैं, हाँ बिल्कुल है, पढ़ा होगा आपने उनके बारे में, सुना होगा उनके बारे में। तो असल में दिक्कत वही है ना, मैंने पहले आपको बताया, कॉमन मैन को विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, क्योंकि नॉलेज ही नहीं है। एग्जिस्ट तो बता दो जब पहले नॉलेज नहीं है कि देखो हिंदू जो है वो सेकुलरिज्म को पकड़े हुए है। उसको ये लगता है कि इस तरह का डिस्क्रिमिनेटरी बिल या एक्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। हम तो लोकतंत्र में रह रहे हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें हैं, ऑन पेपर है, ऑन रिकॉर्ड। ऑन पेपर है, ऑन रिकॉर्ड है, सारी चीजें हैं। बताओ। और जब जो चीज़ पढ़ाई नहीं जाएगी तो उसके बारे में पता कैसे चलेगा। और एजुकेशन सिस्टम में ही अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो आम लोगों तक तो पहुंचेगी नहीं ये सब बातें। और एडवोकेट्स एजुकेशन सिस्टम में तो हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट नहीं है। आप कहते हो देश सेकुलर है, लेकिन सरकार सिर्फ क्या कर रही है, मंदिरों को कंट्रोल कर रही है, हिंदुओं के पूजा स्थलों को कंट्रोल कर रही है। एक भी मस्जिद, एक भी गुरुद्वारा, एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं आते। सिर्फ मंदिर सरकार के कंट्रोल में। कहाँ का सेकुलरिज्म है? देश कहाँ से सेकुलर रह गया? सही बात है। संविधान की जो प्रस्तावना थी, मूल संविधान की, सेकुलर शब्द उसमें था ही नहीं। इसको तो कांग्रेस सरकार ने बाद में डाला है संविधान में। सेकुलर शब्द तो था ही नहीं, और ये देश सेकुलर है भी नहीं। तो कहाँ से हो जाएगा मतलब। बस जिस देश में सिर्फ एक कम्युनिटी के पूजा स्थलों को सरकार कंट्रोल करती है, बाकी किसी पे कंट्रोल नहीं है, देश में कहाँ सेकुलरिज्म रह गया? क्यों सेकुलर है देश? ये कैसे आप कह दोगे सेकुलर है देश? बिल्कुल। तो अभी जैसे आप एक फैक्ट और बता रहे थे कि भाई किसी मंदिर के ऊपर भी अभी चेन्नई में और तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड ने, तमिलनाडु में 1500 साल पुराना मंदिर है, मनेन्द्रियावली करके मंदिर का नाम है। मनेन्द्रियावली चंद्रशेखर कुछ करके ऐसे नाम है मंदिर का, आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा आपको। 1500 साल पुराना मंदिर है और इस्लाम की उम्र मात्र 1400 साल है। उसको भी इन्होंने कह दिया है कि ये अल्लाह की ज़मीन है, वक्फ की ज़मीन है। 1500 साल पुराना मंदिर, जबकि इस्लाम 1400 साल पुराना है। कैसे कह सकते हो आप? तो 100 साल कहाँ गया? 100 साल का कैलकुलेशन भी नहीं है वो तो। पूरा गांव मांग लिया है इन्होंने मंदिर के आसपास का, पूरा गांव मांग लिया है, पूरे गांव के लिए कह दिया हमारी जमीन है। तो इसका मतलब वक्फ बोर्ड तो कभी भी उठेगा नींद से और कुछ भी बोल सकता है। भाई ऐसा कोई रूल नहीं है जो इनको बार करता है हमारे मंदिरों पर क्लेम करने से। ऐसा कोई रूल नहीं है। ऐसा कोई रूल नहीं है जो इनको बार करता हो, रोकता हो कि तुम भाई हिंदुओं के मंदिरों को क्लेम नहीं कर सकते कि ये हमारा। तो मतलब इस तरीके का कोई एक्ट हिंदुओं के लिए भी है क्या? हिंदुओं के लिए ऐसा कोई एक्ट नहीं तो फिर कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया हिंदुओं के साथ? बस माइनॉरिटी अपीजमेंट, माइनॉरिटीज को खुश करना है। और ये आज से नहीं चल रहा, आज़ादी के पहले से चल रहा है। वक्फ बोर्ड के पास कुछ जमीनें तो ऐसी ही हैं जो 1854 से हैं। तो क्या हो रहा है उनका फिर? बस वो बता तो रहा हूँ मैं। इंडियन आर्मी और रेलवेज के बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा ज़मीन किसी के पास है देश में, तो वक्फ बोर्ड के पास है, जो कि एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। ऑलमोस्ट यू कैन से इट इज़ अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बस एक तरीके से लैंड माफिया कह सकते हो आप इन्हें। लैंड माफिया कह रहे लैंड माफिया कह सकते हो इन्हें कि इनके हाथ में इतनी पावर्स दे दी गई हैं। आपको ये, अगर आपने, आपकी ज़मीन पर इन्होंने क्लेम कर दिया और आपने ज़मीन खाली नहीं की, तो ऐसा भी एक प्रावधान है कि 45 दिन में, कुछ कार्रवाई होने के बाद 45 दिन में आपको घुसपैठिया घोषित कर दिया जाएगा, आपकी ज़मीन से भगा दिया जाएगा। घुसपैठिया घोषित करने के बाद। तो मीन्स हम तो अपने ही घर में खुद ही सेफ नहीं है। वो कोर्ट है ना, किसी ने कोर्ट लिखा हुआ है कि बाप की ज़मीन है तो बेटा भी क्लेम नहीं कर सकता उस पर, वक्फ बोर्ड कर सकता है। अगर आपकी ज़मीन है, आपका खुद का बेटा क्लेम नहीं कर सकता कि ज़मीन मेरी है, लेकिन वक्फ बोर्ड कर सकता है, मेरी ज़मीन है, दे मुझे। और उसमें प्रूफ आप ही को करना है कि करो, आप प्रूफ करो। मतलब इतनी जो कार्रवाई होती है ना इनके ट्रिब्यूनल में, इतनी हेक्टिक होती है कि आदमी थक जाता है, लास्ट में जाकर कह देता है रख लो यार, मुझे नहीं चाहिए, तुम ही रखो इसको। मतलब पूरा घुमा फिरा के अगर इन्होंने किसी चीज़ पे उंगली रख दी, ये उनकी हो जाएगी, बात खत्म। इसके अलावा तो कुछ हुआ ही नहीं फिर। नहीं तो ये सारा कुछ रिटर्न में है, प्रूफ में है, ये सब कुछ चीज़ें। आप समझो कल को मैं सुबह उठता हूँ,
और मेरे किसी खेत पे कोई आके बोले ये इस एक्ट के आधारित है और ये अपनी है, वक्फ की है, तो उनका हो जाएगा ये। ऑलमोस्ट उनका ही हो गया, उन्होंने उंगली रख दी जब। तो फिर ये किस तरीके का एक्ट पास हुआ था 1995 में, पूरी दुनिया सो रही थी क्या? और अभी भी लोग क्या कर रहे हैं फिर? और अभी भी क्या कर रहे हैं? अब तो लोग जानते हैं इसके बारे में, अभी भी कुछ नहीं हो पा रहा। अब तो सो कॉल्ड हिंदू गवर्नमेंट है, सो कॉल्ड हिंदू गवर्नमेंट है, सिर्फ है नहीं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, अब तो गवर्नमेंट ही तो बची है। इसको बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। औरंगजेब की सबसे ऑथेंटिक बायोग्राफी, सबसे ऑथेंटिक, जिसको आप विश्वास कर सकते हैं कि हमें इसमें सही लिखा होगा उसके बारे में, मशीर आलमगीर नाम है उसका। उसमें उसने साफ साफ लिखा है कि मैंने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर यहाँ मस्जिद बनाई थी। पढ़े लिखे मुस्लिम भी, सो कॉल्ड पढ़े लिखे मुस्लिम भी ये बात मानने को तैयार नहीं होते। उनका कहना आज भी यही है कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर है, काशी विश्वनाथ मंदिर के। जबकि मशीर आलमगीरी, जो सबसे ऑथेंटिक बायोग्राफी है औरंगजेब की, उसने उसमें साफ साफ लिखा है कि मैंने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी यहाँ। सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, सब कुछ सामने है, लेकिन कोई देखने को तैयार नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। भाई पूरा इतिहास बदल दिया गया है, मुगल होता रहता है पूरे इतिहास में, क्या हमारा कोई अपना इतिहास नहीं था? बिल्कुल, पूरा इतिहास बदल के रख दिया गया है। बिल्कुल। और कोई लोगों को पता भी है तो एक्चुअल में जो हिंदू है ना, वो हमारा एक तो सेकुलर है, दूसरा उसको अपनी रोजी रोटी के अलावा और चीज़ों से मतलब नहीं है, ठीक है। और ये लोग धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा कट्टर हैं। रीज़न इसका ये है कि इनके जो धार्मिक ग्रंथ हैं ये उनको बहुत कट्टरता से फॉलो करते हैं। अगर आप किसी आयत को या किसी वर्ष को बदल के भी बता देंगे तो तुरंत विरोध खड़ा हो जाएगा। और हमारे भगवानों के बारे में कोई कुछ भी बोल देता है तो हमें क्या लगता है, अरे ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि हम रहते हैं एक ओपन सिस्टम में, हम बदलाव और सुधार के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम ओपन सिस्टम है। सनातन सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम है। अब इन लोगों में क्या है कि जो बुक ने कह दिया है, किताब ने जो कह दिया है वही सही है, और किताब का एकमात्र प्रूफ वो किताब ही है। किताब का एकमात्र प्रूफ वो किताब ही है। हमारा सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम, हम प्रूफ पे चलते हैं। सनातन के बारे में जिसको पता होगा, सनातन प्रूफ पे चलता है, शब्दों पे नहीं चलता। ये लोग शब्दों पे चलते हैं। तो मतलब अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है और हम ही उसके विरोध में नहीं खड़े हो पा रहे हैं तो गलत हम ही हैं। भाई हम गलत नहीं है, हम गलत नहीं है, हम सिर्फ सेकुलर हैं। अगर मैं वक्फ बोर्ड का विरोध करता हूँ तो मेरे ही कुछ हिंदू भाई निकल के कह देंगे ये तो एंटी मुस्लिम है। अगर मैं अपने खिलाफ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन का विरोध कर रहा हूँ तो एंटी मुस्लिम क्या हो गया इसमें? अगर मैं अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता, वो तो 1500 साल पुराना, जब तक उनका धर्म एग्जिस्टेंस में नहीं था, 1500 साल पुराने पूरे गांव को खाने के लिए तैयार बैठे हैं कि दे दो भाई हमें, और मैं विरोध तक नहीं कर पा रहा कि इस तरह का एक्ट क्यों बना हुआ है। नहीं तो भैया उस केस में क्या होगा कि अगर कल को वक्फ बोर्ड बोले कि भैया 77% जो हमारी ज़मीन है दिल्ली में, इसको खाली करो फटाफट, उस केस में क्या होगा? नहीं, खैर ऐसा तो कभी नहीं होगा कि वो 77% दिल्ली को खाली करा ले, लेकिन लीगली क्लेम कर सकते हैं वो, लीगली वो क्लेम कर सकते हैं जरूर। उनके पास में हक है तो वो कभी भी कुछ भी तो बोल सकते ही हैं। ऐसा कुछ हालांकि प्रैक्टिकली नहीं होने वाला है, लेकिन लीगली क्लेम कर सकते हैं। देखो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि वो लीगली क्लेम नहीं कर सकते, उनकी है, वो लीगली क्लेम कर सकते हैं। पावर सारी मेरे पास में, चलो ठीक है, मैंने दे रखा, तुम मेरा एहसान है तुम्हारे ऊपर। एहसान कर रहे हैं हम एहसान कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर। यही हुआ ना बात। तो फिर अच्छा एक चीज़ और है, पार्टीशन के बाद हमारे यहाँ मुसलमानों की ज़मीनें वक्फ बोर्ड को दे दी गई। अब पाकिस्तान से भी तो हिंदू आए थे, उनकी ज़मीनों का क्या हुआ? वो बांट दी गई ऐसे ही, इसको तू ले जा, इसको तू ले जा। यहाँ की सरकार देखो उनकी ज़मीनों को संरक्षित करके वक्फ बोर्ड को दे रही है, रख लो भाई तुम इनको संभाल के रखो, तुम्हारा है। और जो वहाँ था हिंदुओं का, उसको क्या किया गया? भाईजान ये आपका। तो ये जो इम्बैलेंस है, ये इम्बैलेंस पार्टीशन के बाद से ही शुरू हो चुका है। पार्टीशन के बाद 1954 बता तो रहा हूँ मैं, 1954 में ये बोर्ड बन गया था। अभी तक ये सही नहीं कर पाए, कर भी नहीं पाएंगे। अगर यही नियत रही इनकी तो कभी सही नहीं कर पाएंगे इसको। मंदिरों को तो आज तक ये गवर्नमेंट कंट्रोल से नहीं छुड़ा पाए। आप मुझे ये बताओ, देश में गुरुकुल कितने बच्चे होंगे आपके हिसाब से? दिखता है कोई गुरुकुल आपको कि कोई अच्छा गुरुकुल दिखता हो जहां आप सोचते हो बच्चे को मैं एडमिट करा दूं, एडमिशन दिला दूं बच्चे को? दिखता है? मदरसे आपको दुनिया भर के मिल जाएंगे। कारण मैं बताता हूँ क्या है इसका। कारण एक ही है, इनके जो धार्मिक स्थलों में पैसा आता है वो उसको इस्तेमाल करते हैं मदरसे बनाने में या अदर धार्मिक कामों में। हमारा जो पैसा आता है सरकार के पास जाता है।
मंदिर कहाँ से गुरुकुल बनाएंगे? सही बात है। जो इतिहास में बाहर से लोग आए थे इंडिया में, जैसे अंग्रेज हुए या मुगल हुए, उन्हें एक बात समझ में आ गई थी कि जब तक इंडिया में ये मंदिरों का सिस्टम नहीं तोड़ा जाएगा, असल में मंदिर सिर्फ पूजा के लिए थोड़ी इस्तेमाल होते थे भारत में। मंदिर क्या है? शिक्षा के लिए, ठीक है, पूजा स्थल के साथ साथ शिक्षा के लिए। वहाँ शिक्षा दी जाती थी, फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ वहाँ आपको युद्ध नीति सिखाई जाती थी, ठीक है। समाज की एक मीटिंग होती थी, जैसे हमारे यहाँ बैठक घर होते हैं, वो मंदिरों में मीटिंग्स होती थी। तो उन्होंने देखा कि जब तक ये मंदिरों के कल्चर को हम डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, तब तक इंडिया में अपने पैर जमाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इंडिया में जो मंदिर हैं उन्होंने देश की रक्षा तक की है। क्यों? युद्ध नीति निकल के आती थी वहाँ से। हमारे जो राजा महाराजा थे वो मंदिरों में जाके, ठीक है, वहाँ पूछ के आते थे कि भाई ये सिचुएशन है। वहाँ जो हमारे पुजारी होते थे या एक पूरी टीम बैठती थी कि भाई ये सिचुएशन है, क्या करना है। तो मंदिरों का काम सिर्फ पूजा स्थल का नहीं था, एक पर्टिकुलर हमने माहौल बनाया हुआ था कि हमारे मंदिर है और वो एक तरीके से सेंटर ऑफ एवरीथिंग थे। दे वर द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। वहाँ से ज्ञान भी मिलेगा, वहाँ से कैसे प्रोटेक्ट करना है अपने साम्राज्य को, कैसे अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना है, सारी चीज़ें निकलती थी वहीं से। तो जिन लोगों को ये बात समझ में आ गई कि जब तक ये मंदिरों का कल्चर डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता, जब तक इंडिया में हम जम नहीं सकते। तो मंदिरों को क्यों तोड़ा गया था? मुगल शासन काल में भी मंदिरों को क्यों तोड़ा गया था? इसलिए तो तोड़ा गया था कि ये व्यवस्था खत्म कर दो। सबसे बड़ा कारण तो यही था। बिल्कुल। किसी चीज़ की व्यवस्था खत्म करते ही फिर तो आप नहीं मिला ही सकते। भारत में ऐसे भी मंदिर हैं जिनका साल का टर्नओवर करोड़ों में है और उन्हें एक टाइम की पूजा करने के लिए भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक टाइम की पूजा करने के एसेट्स नहीं है, पैसा नहीं है उनके पास। क्यों? सब गवर्नमेंट की जेब में जा रहा है। और गवर्नमेंट, चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो। अभी हमारी सो कॉल्ड हिंदू गवर्नमेंट ने काशी कॉरिडोर बनाया था, लगभग उसमें कई सौ करोड़ रुपए लगाए थे। कह रहे हैं जी हमने काशी कॉरिडोर बना दिया, काशी कॉरिडोर बना दिया। अरे भाई, आप मंदिरों को फ्री कर दो। ये मंदिर इतनी क्षमता रखते हैं कि ऐसे कितने काशी कॉरिडोर बना देंगे एक साल में। सही बात है। बिल्कुल। आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ मैं। आप महाकाल मंदिर गए हैं? उज्जैन, महाकाल मंदिर उज्जैन, बहुत लोग जाते हैं वहाँ जो लड्डू बनता है ना, प्रसाद का लड्डू, उसका साइज भी सरकार तय करती है। प्रसाद के लड्डू का साइज तक सरकार तय कर रही है। और दूसरे धर्मों के खिलाफ, दूसरे धर्मों के पूजा स्थलों के खिलाफ आप कुछ बोल दो जरा, तो बहुत सारे तो हिंदू ही खड़े हो जाएंगे कि ऐसे कैसे क्यों बोल। हाँ बिल्कुल, हिंदू ही कह देंगे तू तो सेकुलर नहीं है। भाई तेरे को सेकुलर होना चाहिए। और ऑन रिकॉर्ड कितने लोगों ने ये बात बोली है कि ये देश सेकुलर तब तक है जब तक हिंदू इसमें मेजॉरिटी में है, बहुसंख्यक है। जिस दिन ना होंगे देख लेना, बांग्लादेश की स्थिति देख लो, पाकिस्तान की देख लो। सही बात है। नहीं तो जो एक्ट बने हुए हैं, जो सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, वो तो सीधा सीधा यही बोल रहे हैं कि भाई तुम बस थोड़ा सा मेजॉरिटी से कमाओ और फिर देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। नहीं बिल्कुल। अच्छा, तो आप एक बात बताओ, इसमें और भी कुछ लूप होल्स हैं क्या इस पर्टिकुलर एक्ट में? वक्फ बोर्ड एक्ट में लूप होल्स तो सर इतने हैं कि हम बात करेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। ना तो आपको मेरी बात पे विश्वास होगा और शायद मैं आपके आधे सवालों का जवाब ना दे पाऊँ। क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा है ना कि जिसको आप बताओगे ना वो ये कहेगा कि यार ये क्या कमाल चीज़ है, मेरे को तो पता ही नहीं था ऐसा कुछ भी। तो ये अगर हम ऑनलाइन सर्च करते हैं तो इसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। वक्फ बोर्ड की अपनी एक साइट भी है, उस पर सब कुछ पड़ा हुआ है। इवन इनका मोटो पता है क्या है? वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। एक बार कुछ वक्फ का हो गया तो वो वक्फ का ही रहेगा, वापस नहीं मिलेगा किसी भी सूरत हाल में। वक्फ को दे दो बस, वो आपका सॉर्टेड हो गया। फिर इवन हमारे हाई कोर्ट के वकील ने भी, आप ऑन रिकॉर्ड देखेंगे, हाई कोर्ट के एक जज ने ये कोटेशन दी थी कि जो वक्फ का है एक बार वो उसी का ही है, बस वक्फ का ही है, वापस नहीं मिलेगा। वाह, बहुत ही गजब। बताओ किस तरीके का एक्ट है और किस तरीके का क्या है। तो इसका कोई और मेजर पॉइंट कुछ आप बताना चाहेंगे इसमें? जैसे आपने मैं टेम्पल वाला बताया कि भाई जो मंदिर था 1500 साल पुराना, उस पर उन्होंने क्लेम कर दिया कि ये है हमारा, तो वैसा कोई और फैक्ट? वक्फ का जो सेक्शन 4 है वो वक्फ ऑफिसर को एक सिविल कोर्ट के बराबर पावर देता है। सिविल कोर्ट के बराबर पावर मतलब किसी को भी बुलाकर गवाही के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है, कहीं भी एग्जामिनेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स मंगा सकता है वो, ठीक है, आपको कहीं भी बुला सकता है रिप्रेजेंट होने के लिए।
लाइक कोर्ट का समन जाता है, सेम। तो ऐसे बहुत पावर्स हैं इसके पास, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं है। मतलब सीधा अपने आप को ही बोल दोगे कि नहीं ये तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। आप विश्वास नहीं कर पाओगे लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा कुछ भी है। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो सीधा सीधा एकदम अटैक से भी ज़्यादा गहरी सिचुएशन है ये तो, कि आपको अंदर ही अंदर एकदम ऐसा खाली कर दो कि आपके पास कुछ बचा ही ना, कुछ बचेगा ही नहीं। तो बहुत बढ़िया। तो इसके अलावा कुछ और आप बताना चाहोगे कि इस बुक में और आपने क्या पढ़ा? लेकिन एक पॉइंट मेरा एक पॉइंट है जो आपने अभी कहा स्टार्टिंग में ही कि भाई जो अंबानी जी का घर है, जो लैंड है, जो प्रॉपर्टी है, वो भी इस पर्टिकुलर एक्ट के अकॉर्डिंग उनका ही लैंड है। उनका ही लैंड है। तो इसमें जो अंबानी है, इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इनको कोई आपत्ति नहीं। देखिए अंबानी, अगर मैं कहूँ तो अंबानी अडानी इस देश चला रहे हैं, इन पे हाथ डालने का मतलब है अपना हाथ जलाना। गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है, गवर्नमेंट चाहे तो क्या नहीं कर सकती। वही बात है ना कि जब तक मेरे घर के बाहर शेर नहीं खड़ा होगा तो मुझे पता नहीं चलेगा शेर कितना खतरनाक होता है। मेरे दिमाग में तो है होता कितना है, लेकिन मैं महसूस तब करूंगा कि भाई ये इतना खतरनाक होता है, ये कर सकता है, जब मेरे घर के बाहर खड़ा होगा। तो सच्चाई यही है कि सरकार को जो चला रहा है उस पर हाथ नहीं डाल सकते ये लोग भी। खत्म हो जाना है इन्हें भी, फिर तो खुद को जलाने वाली बात हो जाएगी अगर ये भी हाँ उसको छेड़ा तो। लेकिन ये इसका एंड कैसे होगा? मैं उस एंड पे पहुंचना चाहता हूँ। ये एंड कैसे होगा? ये ending किस process तरीके ही का नहीं है। जाल पहरा रखा है फिर? जिस माइंडसेट पे आप पहुंचे ना, हर बंदा इसको पढ़ने के बाद उसी माइंडसेट पे पहुंच जाता है कि ये एंड कब होगा इसका और घूम फिर के वापस वहीं आ जाता है। फिर वो क्या कर सकता हूँ मैं, तो सरकार कुछ नहीं कर रही है। ठीक है, पढ़ा हुआ है, 4 लोगों को बता देता हूँ, थोड़ी अवेयरनेस हो जाएगी, बात खत्म हुई। बट अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो ये जो पॉडकास्ट है ये भी एक अवेयरनेस के लिए ही था। मैं तो ये कहना चाहूँगा, आप बच्चों को ये मत बताओ कि हिंदू मुस्लिम नाम की भी कोई चीज़ होती है। सिर्फ आप उन्हें ये बताओ कि भाई तुम्हारे लिए क्या डिस्क्रिमिनेटरी रहा है फ्यूचर में। देखो जो हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन है उनका करेक्शन बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई राम मंदिर बना दिया है, इसका क्या फ़ायदा है, इससे बेहतर हॉस्पिटल बना देते, ठीक है, कोई स्कूल बना देते। उन लोगों को ये समझनी है कि राम मंदिर जो है वो सिर्फ एक मंदिर नहीं है, वो सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं है, वो करेक्शन है एक हिस्टोरिकल इनजस्टिस का जो हमारे साथ हुआ था। करेक्ट। ये करेक्शन है हिस्टोरिकल इनजस्टिस का, सिर्फ एक मंदिर नहीं है वो। और मैं आपको बता दूं कि बाहर के लोग आए, हमारे ऊपर राज किया, कई 100 सालों तक राज किया है, उसके बाद भी हम सर्वाइव कर रहे हैं। हम अकेली ऐसी संस्कृतियां जो सर्वाइव कर रहे हैं। कितनी महान संस्कृतियां खत्म हो गई हैं इस प्रेशर में कि बाहर के लोग आए हैं, उन्होंने खत्म कर दिया सब कुछ। और अगर हम इन हिस्टोरिकल जस्टिस के खिलाफ नहीं लड़ते हैं तो भाई हम गलत हैं, और सेकुलरिज्म के नाम पे नहीं लड़ते हैं तो हम गलत हैं। आपके साथ जो गलत हुआ है उसको सही करना तो आपका अधिकार होना चाहिए। तो ये तो ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे पूरा हम लोग दिन भर बात कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ महीनों बात कर सकते हैं और लेकिन आके वही हम रुक जाएंगे, जैसे शुभांकर जी ने कहा कि इसका एंड कहाँ है। मैं तो यही कहूँगा, इट इज एंडलेस। कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती इसमें। हालांकि लोग इस सरकार को लेकर इसलिए आए थे कि ये चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन उम्मीद अभी कोई ऐसी नज़र आ नहीं रही है। अभी तो बस ये लग रहा है कि ठीक है, जो सब वो देख रहे हैं, जो चल रहा है चलने दो, अपने हिसाब से जो सही लग रहा है उसको करो। बस जो वक्त है वो कट जाए। चलो बढ़िया। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बातचीत रही। आप लोग कमेंट्स करके बताओ कि आपको और किन टॉपिक्स के ऊपर जो बातचीत है, जो पॉडकास्ट है वो चाहिए। तो बहुत बढ़िया लगा दीपक जी। बस ऑडियंस से एक ही बात कहनी है लास्ट में। हो सकता है कि कोई फैक्ट थोड़ा बहुत इधर उधर चला गया हो, यू कैन क्रॉस चेक इट ऑन गूगल। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो जिस टॉपिक पर चाहिए या इसी में से कोई आपको टॉपिक और एलेबोरेटली समझना है तो आप बता सकते। हाँ बताइए, बिल्कुल लेके आएंगे और अच्छे तथ्य के साथ लेके जाएंगे। बाकी आप अपनी भी कुछ रिसर्च करिए, गूगल पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, हर एक जगह अवेलेबल हैं। तो बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे कि एक ये बुक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे ही बुक्स हैं जो हम पढ़ते नहीं हैं, कभी ध्यान नहीं देते। उनको आप रीड करिए, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या फैक्ट्स हैं और आपको जानकारी और अच्छी मिलेगी। तो आप लोग बने रहिए, मिलते हैं बहुत जल्द नए पॉडकास्ट के साथ में। बाकी भाई जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।